नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। तो आज हम सॉइल की ही बात करेंगे। सॉइल में ये दूसरा सेशन है। तो सॉइल एक्चुअली में होती क्या है, कई बार क्या है एग्जाम में क्वेश्चन कर लेते हैं कि सॉइल शब्द किस भाषा से बना है, सॉइल सॉइल की अप्रोचेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आज थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सॉइल एक्चुअली शब्द कहाँ से आया है। सोइल साइंस में जो सोइल शब्द है ना, ये सोइल शब्द लैटिन भाषा से आया है। किस भाषा से? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? फर्श और फ्लोर। आपको पता है हम धरती के मिट्टी के ऊपर एज ए फर्श के ऊपर हम खड़े हैं। धरती क्या है? एज ही हमारे लिए फर्श का काम करती है। इसलिए क्या है, सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। वैसे सोलम शब्द कहते कौन से शास्त्र को सोलम कहते हैं? ए तथा बी को कंबाइन रूप से सोलम शब्द कहा गया है। यानी एक्चुअल जो मर्दा है वो किस शास्त्र से बनती है, हमने पिछले सेशन में बात की थी। तो ए तथा बी। इसी प्रकार जो मर्दा है, सोइल है, सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। ये याद रखना है, लैटिन भाषा वाला। इसी के अनुसार हमें, वैसे तो एग्जाम में कोई किसी भी प्रकार की परिभाषा नहीं आएगी, परंतु परिभाषाओं में कई बार क्या एक स्पेसिफिक वर्ड पूछ लेते हैं कि, या ऐसे पूछ लेते हैं एक डेफिनेशन दे के, ये किसने कहा। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। एक नाम का वैज्ञानिक था विटनी। विटनी ने 1892 में क्या कहा? मिट्टी एक पोषक तत्व भंडार है जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी जो सोइल है ना, विटनी के अनुसार क्या है, आपसे यही क्वेश्चन आएगा कि आया भी हुआ है कि न्यूट्रिएंट बीन, या यूं कहें पोषक तत्वों का थैला, किस वैज्ञानिक ने कहा? किस वैज्ञानिक ने कहा? हमें जवाब देना है विटनी। 1892, हिंदी में विटनी ऐसे लिखा जाता है। कौन से वैज्ञानिक ने ऐसे कहा कि जो मर्दा है, जो सोइल है, वो एक न्यूट्रिएंट बीन है? तो किसने कहा? विटनी ने। कई बार क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है। अभी जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी थी वो किसने दी? हिलगार्ड ने। आपने हिलगार्ड का नाम सुना होगा, कहाँ सुना है कमेंट कर देना। हिलगार्ड का नाम आपने सोइल साइंस के किस चैप्टर में सुना है, कमेंट कर देना। हिलगार्ड ने क्या कहा? मिट्टी कमोबेश ढीली, और आपको पता है ढीली है, लूज और फ्राइबल है, ढीली और भुरभुरी सामग्री है, जिसमें पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पोषण के साथ साथ विकास की अन्य स्थितियों के लिए पैर जमाते हैं। ठीक है। ऐसा पूछ ले कि लूज, सोइल को लूज और फ्राइएबल किसने कहा है? तो किसने कहा है लूज एंड फ्राइएबल? किसने कहा है? ये कहा है हिलगार्ड महोदय ने। इस तरह हमें याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन है वीवी डोकुचेव। वीवी डोकुचेव को किस तौर पे जाना जाता है? वीवी डोकुचेव को किस तौर पे जाना जाता है? फादर ऑफ सोइल साइंस, है ना? फादर ऑफ सोइल साइंस। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? यानी मृदा विज्ञान के पिताजी कौन है? वीवी डोकुचेव। इन्होंने क्या कहा था कि मृदा विज्ञान के, ये मृदा विज्ञान के जनक हैं। मिट्टी खनिज और कार्बनिक पदार्थों से, घटकों मतलब पदार्थों से बनी है। क्या बनी है? एक प्राकृतिक वस्तु है जिसकी अपनी एक निश्चित उत्पत्ति और एक अलग प्रकृति होती है। अब इस डेफिनेशन में जानने वाली क्या खास बात है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये देख लेना कि डोकुचेव के अनुसार
किसने मर्दा को प्राकृतिक निकाय या नेचुरल बॉडी किसने कहा? मर्दा को प्राकृतिक, आपको लगभग 50% वैज्ञानिक ऐसे मिलेंगे जो डोकुचेव की ही डेफिनेशन को दोहरा दिया है, बाद में कुछ आगे जोड़ दिया है। तो सबसे पहले मर्दा को एक प्राकृतिक निकाय और नेचुरल बॉडी किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो ये है डोकुचेव महोदय। इन्होंने, इनकी दो बातें खास है वो याद रखनी है, वैसे तीन है। क्या? कि फादर ऑफ सॉइल साइंस। फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? डोकुचेव। एक तो ये हो गई। एक नेचुरल बॉडी किस वैज्ञानिक ने कहा? डोकुचेव ने। प्राकृतिक निकाय, मर्दा को प्राकृतिक निकाय किसने कहा? डोकुचेव ने। तीसरी जो खास बात है कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस किसने दी? मर्दा निर्माण प्रक्रिया किसने दी? तभी तो इन्हें फादर माना है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस दी, तभी तो इन्हें मर्दा विज्ञान के पिताजी कहा है। इन तीन बातों को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, जोफे के अनुसार, आपने जोफे और मार्बेट का इकट्ठा नाम सुना है, तो जोफे के अनुसार क्या है? मिट्टी, खनिज और कार्बनिक घटकों से बनी एक प्राकृतिक वस्तु है। देखो, है ना, प्राकृतिक वस्तु है जो क्या है? परिवर्तनशील गहराई के क्षितिज में विविधित होती है, और जो आकृति विज्ञान और भौतिक संरचना और रासायनिक गुणों और संरचना और जैविक विशेषताओं के नीचे दी गई सामग्री से भिन्न होती है। समझ रहे? तो इन हमाशय ने क्या कहा था कि जो डोकुचेव ने बात कही थी वो सेम ही इन महाशय ने दोहरा दी गई है, और इसने उसमें एक चीज जोड़ दी कि क्या है? मर्दा क्या करती है? होराइजन्स का निर्माण करती है। जेनी, अगला जो वैज्ञानिक है वो है जेनी महोदय ने क्या कहा कि जेनी महोदय ने क्या कहा कि आपने सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कभी सुना है या चैप्टर पढ़ा है? तो अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन मिलेंगे। तो जो जेनी है, जेनी ने क्या कहा? मर्दा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जो समय के साथ रात द्वारा वातानुकूलित मूल सामग्री पर जलवायु व जीवित जीवों के संयुक्त प्रभाव के कारण विकसित हुआ है। सेम यही बात नेचुरल बॉडी सेम दोहरा दी। इसमें कुछ खास बात, इन यहाँ बायोस्फीयर के इफेक्ट द्वारा इसने क्या है? एक बायोस्फेरिक इफेक्ट का अधिक दबाव दिया है परिभाषा पे। तो जब हम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे जेनी के बारे में विस्तृत रूप से। सिमनसन ने क्या कहा था? सिमनसन ने क्या कहा था 1957 में? मर्दा एक क्या है? अब पहली जो परिभाषा थी जिनको याद रखना है वो बता दी, अब क्या है इसे आपको याद रखना है। इसने क्या कहा था? सोइल इज क्या है? 3 डायमेंशनल बॉडी। क्या कहा? आप सभी को पता है मर्दा क्या है? एक त्रिविमीय संरचना है। मर्दा एक त्रिविमीय संरचना यानी 3 डायमेंशनल बॉडी है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसने क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वैज्ञानिक ने ये कहा था कि मर्दा की
लंबाई चौड़ाई गहराई होती है, या ये कहेंगे कि किस वैज्ञानिक ने ये कहा कि मर्दा 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो किसने कहा? साइमनसन। नेक्स्ट देखें, अब सॉइल साइंस है, उसमें 2 प्रकार की अप्रोचेज पाई जाती है। सॉइल साइंस में 2 प्रकार की अप्रोच पाई जाती है। जो पहली है ना, सॉइल साइंस को अगर डिवाइड करें, सॉइल साइंस को अगर हम डिवाइड करें तो 2 भागों में इसे डिवाइडेड किया जाता है। कौन कौन से? एक तो है पेडोलॉजी, क्या है? एक तो है पेडोलॉजी, एक है एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। पहली बात तो इन दोनों में क्या खास बात है? दोनों ही मृदा विज्ञान है, लेकिन इनमें खास बात यह है कि ये तो सिर्फ मृदा के बारे में बात करती है। ये जो अप्रोचेज है, ये जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ ये कहता है कि मृदा की उत्पत्ति कहाँ हुई, मृदा का वर्गीकरण क्या है, और मृदा का क्या है। मृदा 3 चीज, इस जो पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। पहला तो इसकी उत्पत्ति, ओरिजिन, यानी मृदा का ओरिजिन कहाँ हुआ, पहला। दूसरा उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तीसरा उसका विवरण, क्या? विवरण, डिस्क्रिप्शन। इन तीनों के बारे में जो साइंस अध्ययन करती है, इन तीनों की, कि मृदा की उत्पत्ति कहाँ हुई, यानी कोई मृदा ली, कोई प्राकृतिक एक पेडोन। ये पेडोन आपको पता है किसे कहते हैं? मृदा का एक ढेला लिया, और क्या करते हैं इस अप्रोचेज में ये अपनाया जाता है कि इस मृदा की स्पेसिफिक मृदा, इस मृदा की उत्पत्ति कहां कैसे हुई, और ये इसका वर्गीकरण क्या है, ये किस किस वर्ग में आती है, ऑर्डर में आती है, सब बातें। और इसका विवरण कहां कहां, यानी उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन क्या है। इन बातों का अध्ययन पेडोलॉजी के संबंध में किया जाता है। एडेफोलॉजी में क्या है? जब मृदा का अध्ययन किस चीज से, पौधों की वृद्धि, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात पोषण। 3 नंबर बात उत्पादन। अब समझना है पेडोलॉजी ने क्या कहा कि मृदा की उत्पत्ति कहां हुई, उसका वर्गीकरण क्या है, और उसका विवरण क्या है। ठीक है, इस संबंध में हुई तो पेडोलॉजी। अगर मृदा को इस संबंध में जाना, किस संबंध में? पौधों की वृद्धि, पोषण और उत्पादन, यानी मृदा का वृद्धि, पोषण, उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एडोफोलॉजी में रिसर्च की जाती है। आपको पता चल गए। अब देखते हैं कि सॉइल साइंस की 2 अप्रोचेज है, पेडोलॉजी में देखो क्या है। पेडोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, आपको पता ही है, ग्रीक भाषा का शब्द है। दोनों ही ग्रीक भाषा के हैं, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। पेडोन और लोगोस, यानी किसका? पेडोन का अर्थ होता है सोइल या अर्थ, और लोग्स का अर्थ होता है स्टडी, यानी सोइल की स्टडी करना। अब सोइल वो भी यही कहेगी कि सोइल की स्टडी करना, लेकिन इसमें अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि मृदा का अध्ययन, जब मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा उसके विवरण, ये चीज याद रखना। COD, कैश ऑन डिलीवरी, COD यानी क्लासिफिकेशन, ओरिजिन और डिस्क्रिप्शन। मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और उसके विवरण के संबंध में किया जाए तो उसे पेडोलॉजी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और पेडोलॉजी के अनुसार कि मृदा को क्या माना गया है, ये थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले पेडोलॉजी आपने समझ लिया। पेडोलॉजी में क्या होता है? जब मृदा का अध्ययन, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और विवरण के संबंध में किया जाए।
नेक्स्ट एडेफोलॉजी, ये सेकंड है। एडेफोलॉजी, एडेफोलॉजी में क्या है, वही सेम चीज है, ग्रीक भाषा का शब्द है एडेफोस और लोगोस। एडेफोस का मतलब सोइल एंड ग्राउंड हो गया, ठीक है, वहां सोइल और अर्थ था, यहाँ सोइल और ग्राउंड हो गया, बात तो एक ही है। और है लोग्स का मतलब स्टडी। अब यहाँ क्या है, जब मृदा का अध्ययन पौधों की वृद्धि, पौधों के पोषण और पौधों के उत्पादन के संबंध में किया जाए तो इसे एडेफोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेफोलॉजी कहते हैं। अब बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है, बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि पेडोलॉजी के अनुसार है, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, मृदा क्या है। एडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, एडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है। इन दो बातों को आपने गहराई से याद रखना है, आपको ये दो बातें याद रखनी ही रखनी है। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, प्राकृतिक निकाय। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक निकाय है, क्योंकि आपको पता है प्रकृति ने ही मृदा का निर्माण किया, हमने तो किया नहीं, इसलिए मृदा क्या है, एक नेचुरल बॉडी है, हम नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया या प्रकृति ने बनाया, तो क्या है, एक प्राकृतिक निकाय है। और एडेफोलॉजी के अनुसार क्या है, एक प्राकृतिक आवास है, आवास। ये क्या है, नेचुरल बॉडी, ये क्या है, नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास। आवास इसलिए कहा गया है कि मृदा क्या है, पौधों को आवास प्रदान करती है। समझ रहे हो मेरी बात। अब इन दो बातों को आपको याद रखना है। फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहते हैं, वी डोकुचेव, वी डोकुचेव। ऐसा रशियन वैज्ञानिक है, रशियन वैज्ञानिक, रशियन वैज्ञानिक है। अब हमने सोइल की बात कर ली। सोइल में एक्चुअली पाया क्या जाता है, जो हमने सोइल का, अब सोइल शब्द कहां से बना है, सोइल है क्या, एक नेचुरल बॉडी, आपको पता है 3 डायमेंशनल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको डेफिनेशन बनानी पड़े तो मृदा क्या है, ये इस तरह से आप बना सकते हो, मृदा क्या है, ऐसे बनाना है, साथ में याद रखना है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो कि एक त्रिविमीय, क्या है, त्रिविमीय विशिष्टता रखता है तथा यह पौधों को यांत्रिक सहारा एवं पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये नेचुरल बॉडी आ गई, ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी आ गई। विशिष्टता त्रिविमीय 3 डायमेंशनल विशिष्टता रखता है और यांत्रिक सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यांत्रिक सहारा देता है और
सहारा देता है और पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ ही क्या है, नेचुरल आवास भी है, प्राकृतिक आवास भी है। अब समझ जाओ, इन चीजों में सब कुछ है आ गई। अब देखो कि हम कि मृदा है, मृदा में पाया क्या जाता है, एक थिन लेयर है, आपको पता है मृदा एक थिन लेयर है ना, जो पृथ्वी को ढक कर रखती है। पृथ्वी का पृष्ठ भाग, ऊपरी भाग, जो विभिन्न खनिजों से निर्मित है। आपको पता है कि रॉक्स की क्या है, वेदरिंग होती है, और रॉक्स क्या है, टूटती है और क्या बनाती है, मिनरल्स बनाती है ना। तो क्या है, पृथ्वी का पृष्ठ भाग विभिन्न खनिजों से निर्मित है। आपको पता है प्राकृतिक रूप से बनी हुई चट्टानें खनिजों द्वारा निर्मित होती है। जब चट्टान में खनिज पाया जाएगा, तो अगर चट्टान को तोड़ेंगे तो क्या है, खनिज अलग होगा, अगर खनिजों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, चट्टान का निर्माण होगा। नेक्स्ट, खनिज विभिन्न यौगिकों का बना होता है, विभिन्न यौगिकों का बना होता है। पृथ्वी में लगभग कितने पाए जाते हैं, 118 तत्व। कितने, 118 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से 8 तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 99% भाग बनाता है वेटेज का। यानी 118 तत्व पाए जाते हैं और 8 तत्व बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इनमें से 2 तत्व ऐसे हैं जो कि 75% क्या करता है, 75% भाग बनाता है। इनमें से 2 तत्व ऐसे हैं जो कि 75% भाग बनाता है। अब देखो, ये जो 8 तत्वों की बात करते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में बात कर लेंगे। 8 तत्व हैं, इनकी परसेंटेज क्या क्या है सबकी बात करेंगे। ऑक्सीजन की करेंगे, सिलिकॉन की करेंगे, आयरन की करेंगे, एल्यूमिनियम की करेंगे, सोडियम की करेंगे। 8 तत्वों की बात करेंगे जो कि मृदा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा भाग उन्हीं का होता है। और देखो, सोइल जो ओवरऑल सोइल है ना, मृदा वो बनी कैसी होती है, मृदा बनी होती है कि जो सोइल है ना, उसमें क्या है, आप 50% भाग और 50% भाग अलग कर लो। 50% भाग तो क्या होगा, सॉलिड होगा। क्या, 50% भाग तो क्या होगा, सॉलिड मतलब ठोस। 50% भाग ठोस होगा और 50% भाग खाली होगा, जहां क्या है, जल या वायु, वॉइड, इसे कहते हैं वॉइड। 50% भाग है वो खाली होगा और 50% भाग क्या है, भरा होगा। अब देखिए कि जो 50% भाग है ना, इसे आधा कर लिया। 50% भाग में से 5% भाग ही कार्बनिक पदार्थ बनाता है, 5% भाग ही कार्बनिक पदार्थ बनाता है। बाकी आपको पता है मिट्टी अमूमन किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, मिनरल्स की। तो ये 45% क्या है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कितने, खनिज पदार्थ 45% पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, 5%। जरूरी नहीं है 5% ऑर्गेनिक मैटर हो, जरूरी नहीं है 5% ऑर्गेनिक मैटर हो। इन दोनों में इंटरचेंज होता है, ये बढ़ सकता है, ये घट सकता है, ये बढ़ सकता है, इन दोनों में इंटरचेंज होता है। खनिज बढ़ सकता है, कार्बनिक पदार्थ घट सकता है, कभी कार्बनिक पदार्थ बढ़ सकता है तो खनिज घट सकता है। ठीक है, कई ऐसी मृदाएं हैं जहां कार्बनिक पदार्थ 5% से भी ज्यादा पाया जाता है। कार्बनिक सॉइल होती है ना, जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, उसमें 20% से भी ज्यादा क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है। अब देखें, जो 50% भाग है ना वॉइड, उसमें से खाली जगह जिन्हें कहते हैं पोर स्पेस। क्या कहते हैं, पोर स्पेस, रंध्रावकाश। वॉइड या रंध्रावकाश, रंध्रावकाश कितने होते हैं, 25 और 25। इन 25 में से तो
पानी संपर्क में आया तो 25 में तो पानी चला जाएगा और 25% खाली रह जाएगा, जिससे से वायु अपना एक्सचेंज विसरण डिफ्यूजन कर सके। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज होता है, ये दोनों आपस में, कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है, जैसे फ्लडिंग की सिचुएशन हो तो पानी ज्यादा हो जाएगा, और अगर सूखे की स्थिति हो तो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये सोइल कंपोनेंट है। इसके अलावा देखें कि कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं अपने, कि जो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे आईसीआर के जितने भी मैं कह रहा हूं, ये सारे के सारे किसके हैं, आईसीआर के इंस्टीट्यूट है। पहला इंस्टीट्यूट क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून। स्थापना कब, 1 अप्रैल 1974। पहले क्या नाम था, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम था, जो अब बदल कर क्या हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून। सेंट्रल दूसरा क्या है, ये याद रखना, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल में, हरियाणा में। कई बार क्या है, कृषि विभाग आत्मा योजना अंतर्गत है, अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए किसानों को ले जाए। पीछे ही हम एक किसानों की टोली लेके गए हैं, जो हमने ये करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये दिखा के लाए हैं किसानों को, जहाँ क्या है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल 1972। अगला क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है, भोपाल, 16 अप्रैल 1988। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ है, सॉइल साइंस का इंस्टीट्यूट कहाँ है, भोपाल। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये याद रखना है, नागपुर 1976। इसका क्लासिफिकेशन भी है, जो आगे आपको करवाऊंगा, आगे की क्लास में आपको करवाऊंगा, इसका एक अलग क्लासिफिकेशन दिया गया है, नागपुर 1976। नेक्स्ट देखें, साल्ट अफेक्ट सोइल एंड यूज सैलाइन वाटर इन एग्रीकल्चर कहाँ है, एआरपी का प्रोजेक्ट है, ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट है। ये किस पे चल रहा है, साल्ट अफेक्टेड सोइल है एंड यूज ऑफ सैलाइन वाटर, करनाल में ही है। ये कहाँ है, यही है, कहाँ है, यही है, इसी में आपको मिल जाएगा। ये करनाल जो देखो ऐसा है, आईसीआर क्या है, विभिन्न जो इंस्टीट्यूट है वहां पर क्या है, एक रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहा होता है, तो वही है ये रिसर्च प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, जॉन वाल्टर, जेडब्ल्यू लीथर है ये, जेडब्ल्यू लीथर, जॉन वाल्टर लीथर को क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है, नाउन एज द फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया, भारतीय मृदा विज्ञान का पिताजी। फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, वीवी डोकुचे। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, विनोग्रास्की। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी आपको पता है ना, सॉइल के अंदर विभिन्न जो बायोलॉजिकल पोर्शन होता है ना, विभिन्न प्रकार के, जहां ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाएगा, वही क्या है, क्या पाया जाएगा, माइक्रोब्स पाए जाएंगे। तो क्या है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, पिताजी कौन है, विनोग्रास्की। क्या है, विनोग्रास्की। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन है, ये तो आपको याद ही रखना है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, नॉट केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जस्टिस वॉन लिविंग। देखो, सॉइल टेस्टिंग टेक्निक SSSTT का किसने कहा, सॉइल टेस्टिंग टेक्निक गिवन, यानी मृदा चेक करने की तकनीक किसने दी, एमएल ट्रोग। किसने दी, एमएल ट्रोग। फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक, फादर ऑफ फील्ड
प्लॉट टेक्निक, जेबी बोसिंगाल्ट, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक। पीएच स्केल ये याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है, इससे ज्यादा तो ये है पीएफ। पीएच क्या है? सोरेनसन, आपको पता है 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल दिया। 1 से 14 तक होता है। जब हम सेलाइन और एल्कलाइन सोइल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे 1 से 14 तक होता है। 7 से 14 आपको पता है, 7 से ऊपर गई सेलाइन और 8.5 से ऊपर गई सोडिक सोइल, या नीचे जाते ही एसिडिक सोइल। पीएफ स्केल गिवन बाय स्कोफील्ड है। वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर हमें ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। पीएफ स्केल है गिवन बाय स्कोफील्ड। किसने दिया? गिवन बाय स्कोफील्ड। थैंक यू मेरे साथियों। तो हमें यही चीजें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनमें से न्यूट्रिएंट बीन वाला पर्सन याद रख लेना, आएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।